मेरा ये वादा है कि जैसे ही मैं सेक्रेटरी बनूंगा, विद इन 2 मंथ्स मेरा ये कोशिश रहेगी कि काम चालू करा देंगे और हो सकता है कि 1 डेढ़ साल में चैम्बर की बिल्डिंग आपको सामने खड़ी नजर आएगी। उसके लिए हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं द्वारका कोर्ट के अंदर, जहां पे द्वारका बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट जतेंद्र सोलंकी जी, जो यहां से सेक्रेटरी पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, जो कि एक की पोस्ट होती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है सेक्रेटरी पद के लिए, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहोगे और क्या आपकी वो इश्यूज रहेंगे जिसके ऊपर आप काम करना चाहोगे, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ता भाइयों को और उनके सारे परिवारों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी को, हमारे हिंदुओं का एक बड़ा पावन त्यौहार है होली का, और बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके बगैर जीवन अधूरा सा रहता है। होली के रंगों से ही जीवन रंगीन रहता है। तो मेरी तरफ से और मेरे सभी भाइयों की तरफ से होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चुनाव में क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी और क्या इश्यूज रहेंगे जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 2013 से 15 तक द्वारका बार में मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद उस समय भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया और कोशिश की कि उनको पूरा कराएं। इस दौरान बहुत सारी समस्याएं जो वकील भाइयों के सामने आई, उनमें से मेन समस्या होती है कि सिक्योरिटी की। अभी पिछले कुछ महीने में हम देखा है कि द्वारका कोर्ट के अंदर एक वकील के चैम्बर में भी गोली चल के मर्डर हुआ है। रोहिणी कोर्ट में भी, कोर्ट परिसर तो दूर की बात है, कोर्ट रूम के अंदर मर्डर हो गया। तो सिक्योरिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए वकीलों को और कोर्ट प्रेमाइसेस में टाइट सिक्योरिटी करी जाए। दूसरी चीज़, जो भी वकील भाई यहाँ आते हैं, एक जुरिस्डिक्शन का मेन इशू है कि जुरिस्डिक्शन यहाँ से जो नज़दीक लगता हुआ एरिया है, पहले 2 ही कोर्ट होते थे, तीसजारी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट। उसके बाद कोर्ट्स का बाइफर्केशन किया गया था। वो किया गया था कि जिस एरिया है उसके साथ में ही कोर्ट बनाए जाए ताकि न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके, जनता को सहूलियत हो। और इसीलिए आज के दिन भी 7 से 8 कोर्ट दिल्ली में बने। काफ़ी जुरिस्डिक्शन ऐसे हैं, जैसे सागरपुर है, द्वारका से बिल्कुल लगता हुआ है और उसका थाने का जुरिस्डिक्शन पटियाला हाउस जाता है। उनको पटियाला हाउस, जो कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लगता है, अगर आप सुबह जाते हैं न्यायालय, आप 8 बजे निकल गए तो आप 10 बजे पहुंच जाएंगे। अगर आप 9 बजे निकल रहे हैं सागरपुर से तो आप 11 बजे पहुंचेंगे। तो ये जो जस्टिस एट डोर स्टेप है, ये बिल्कुल इसका जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस पर काम नहीं हुआ है और उसको हम करेंगे कि जस्टिस एट डोर स्टेप पे काम चले और जो कोर्ट के नज़दीक हैं, जितने भी परिसर के नज़दीक जो भी एरिया है, वो उसी कोर्ट में जाए, ना कि द्वारका कोर्ट, बल्कि जैसे रोहिणी कोर्ट भी है। पीरागढ़ी से रोहिणी कोर्ट मात्र 10 मिनट की ड्राइव पे है, बट पीरागढ़ी से आपका थाना तीसजारी जाता है, सिविल हो या क्रिमिनल, आपको तीसजारी जाना पड़ेगा। तो जस्टिस एट डोर स्टेप का बिल्कुल काम नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ना कि द्वारका कोर्ट बल्कि रोहिणी कोर्ट भी और तीसजारी भी। जनता ही सफ़र हो रही है इसमें, उसके साथ साथ वकील भाई भी सफ़र हो रहे हैं। जो सागरपुर रहता है उसके सबसे नज़दीक द्वारका कोर्ट है, वो ऑफिस भी द्वारका कोर्ट में रखना चाहेगा, प्रैक्टिस भी द्वारका कोर्ट में करना चाहेगा, लेकिन उसके खुद के जो मुकदमे होंगे, आस पड़ोस के जो मुकदमे होंगे, वो पटियाला हाउस जाएंगे, तो वो काम कैसे कर पाएगा। ये समस्या सिर्फ वकीलों की नहीं है, आम जनता की भी समस्या है। इसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि द्वारका के आसपास जितना भी एरिया है वो द्वारका में ही आए। जैसे रनोला थाना है, रनोला थाने से आप द्वारका कोर्ट आएंगे, आप मात्र 20 मिनट की ड्राइव पे आप द्वारका कोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर रनोला थाने का जो एरिया है, अभी आज के दिन वो तीसजारी केस चलेगा, सिविल हो या क्रिमिनल, आपको जाना पड़ेगा तीसजारी। जनता भी परेशान है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर सुबह सुबह ट्रैफिक भी बढ़ता है। अगर सुबह जो सारी भीड़ है वो न्यायालय एरिया के पास में हो तो आपका बहुत सारा समय भी बचता है, पेट्रोल भी बचता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। इससे कोर्ट्स में, द्वारका कोर्ट में काम भी बढ़ेगा, थाने भी आएंगे, जुरिस्डिक्शन सिविल का भी आएगा, जिससे वकीलों का भी काम बढ़ेगा और केसेस भी बढ़ेंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, कमाई भी बढ़ेगी और सहूलियत भी होगी, ना कि सिर्फ वकीलों को,
बल्कि आम जनता के हित की बात है ये, जो कि सरकारों को करना चाहिए। जिस भी जुरिस्डिक्शन का हम एरियल डिस्टेंस देख लें, जिस भी परिसर के एरियल डिस्टेंस में जो एरिया नजदीक लगता है, उसको उसी न्यायालय में भेजना चाहिए, ना कि सिर्फ द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, तीसदारी, पटियाला, साकेत हाउस और जितने भी हैं, सबका हमें एरिया के हिसाब से, एरियल डिस्टेंस के हिसाब से वो एरिया उसी न्यायालय में भेजना चाहिए, जिससे जो ये बाइफरकेशन जिस वजह से किया गया था, जैसे कि जस्टिस एट डोर स्टेप, तब ये जाके कारगर हो पाएगा। इसके लिए हम इसके लिए काम करेंगे। उसके साथ साथ द्वारका कोर्ट के अंदर एक चैम्बर्स की बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, रेनोवेशन की इसको ज़रूरत है। द्वारका कोर्ट में जो चैम्बर्स बिल्डिंग है पुरानी हो गई है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होता है, ना कि कॉरिडोर, टॉयलेट्स, बाहर की बिल्डिंग जर्जर हो रखी है। इस चीज़ जान माल का खतरा कभी भी हो सकता है। अभी हमने देखा है कि गुड़गांव में बिल्डिंग गिर गई बिकॉज ऑफ कि उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो और उसकी कमज़ोर नींव होने के कारण, या जो समय के साथ साथ कमज़ोरी आ जाती है, उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। नए चैम्बर्स की ज़रूरत है, उसके लिए हमारे पास जगह है। मैंने 2013 में भी काम किया था हाई कोर्ट में, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी, मीटिंग में भी हम गए थे, ब्लूप्रिंट भी तैयार था। बट 2013 से अब तक 9 साल हो गए, क्या वो ब्लूप्रिंट के ब्लूप्रिंट ही चले आ रहे हैं? हर कमेटी जो आती है वो आके कहते हैं जी मैंने ब्लूप्रिंट करा दिया। वो ब्लूप्रिंट आज से 10 साल पहले से हमने करवा रखे हैं, उस ब्लूप्रिंट पे भी तो आगे काम करवाएं। मेरा ये वादा है कि जैसे ही मैं सेक्रेटरी बनूंगा, विद इन 2 मंथ्स मेरा ये कोशिश रहेगी कि काम चालू करा देंगे, और हो सकता है कि 1-1.5 साल में चैम्बर की बिल्डिंग आपको सामने खड़ी नजर आएगी। उसके लिए हम काम करेंगे। उसके साथ साथ जो नए वकील आ रहे हैं उनको बैठने की सहूलियत नहीं है, जैसे चैम्बर्स में टाइम लगता है, तो उनके लिए हम स्थान उपलब्ध कराएंगे, उनको सीट्स अवेलेबल कराएं, ताकि उससे काम वो बैठ के एक वर्क स्टेशन उनको मिल जाए। जब साक्षात्कार हो, इंटरव्यू हो, आपस में एक दूसरे से देखें, जिसको जो ठीक लगे उस तरीके से, जैसे आईआईटी वगैरह में भी होता है, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद वहीं से अपॉइंटमेंट भी हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। एक नया वकील बना है, वो सीधा आते ही उसको एक चौराहे पे खड़ा मिलता है, उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। हम चाहेंगे कि हम वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराएं, जिससे जिस वकील को या जो भी वैकेंसी यहाँ पे है वो इंटरव्यू ले। जो नए बच्चे हैं उनका हम एक लिस्ट बनाएं, उनका इंटरव्यू ले, और उस हिसाब से कि जिसको जो जिस लायक समझा जाए, जिसकी जितनी काबिलियत दिखे, उस हिसाब से उसका एक तनख्वाह भी उसकी वो निर्धारित करे, जो कि उसको हर महीने मिले। जो नए बच्चे आते हैं, दिल्ली सरकार से भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से उनको स्टाइपेंड्स मिले, एक नॉमिनल सा पैसा मिले, जो कि उसको अपने घर से खर्चा ना मांगना पड़े। जो एलएलबी करके आता है वो डबल ग्रेजुएट होता है एक टाइप से, बट उसको जब वो आता है कोर्ट में तो एक पैसे की उसकी कमाई नहीं होती है। ये बड़ी दयनीय स्थिति होती है नए नए बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि एक सरकार की तरफ से भी एक स्टाइपेंड्स मिले। उसके साथ साथ जो एडवोकेट्स उनको अपॉइंट करें तो वो उनको एक तनख्वाह दें, जिससे उनका काम आसानी से चल सके। कुछ रहेंगे तो उनको लोकल कमीशन वगैरह में एक लिस्ट बनवाएं, जो लोकल कमीशन अपॉइंट करते हैं कोर्ट्स, कि वहाँ से कहीं से भी किसी भी केस में किसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। उसमें कोर्ट ही उसकी एक पैसा तय करता है कि इसका 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितना भी कोर्ट को ठीक लगता है वो करते हैं। तो उसमें भी हम लिस्ट बना के देंगे कि इस लिस्ट के ऊपर नंबर वाइज आप लोकल कमिश्नर बनाएं, जिससे कि जो नए बच्चे आए हैं वो उनको एक सहायता मिले और वो आगे प्रोत्साहन मिले कि वो इस काम में लगे रहें। काफ़ी सारे नए वकील हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि हम एक चौराहे पे खड़े हो गए, ना पैसे की इनकम है, ना कुछ समझ पा रहे हैं। सीखने में वकालत एक बहुत ही पेचीदा पेशा है, इसमें संयम भी चाहिए, और उसमें जब वो शुरू में देखते हैं 1-2 साल वो करते हैं, बट उसके अंदर जब उनको कोई रास्ता समझ नहीं आता है, एलएलबी करने के बाद कानून का जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक समंदर होता है, वो सीखने में बरसों लग जाते हैं। जब एक नया बच्चा आता है वो देखता है कि मेरे को साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर एक नई चीज़ आ जाती है। उसके लिए भी वो संयम भी बना रहे, उसके लिए उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन भी देना ज़रूरी है, और प्रोत्साहन के रूप में अगर उसको कुछ खर्चा उसका मिलता रहे तो वो डटा रहेगा। अगर खर्चा नहीं मिलता है तो वो संयम तोड़ देता है, फिर इधर उधर कहीं किसी और जॉब में जाने की कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो डबल ग्रेजुएट हो जाते हैं, घर से खर्चा ले लेके पढ़ा लिखाया, घर वालों ने इतना खर्चा किया है, उसके बाद जब इनकम ज़ीरो हो जाती है तो मन टूट जाता है।
जैसे कि आपने ये दो बड़े बिग इशू उठाए हैं, सबसे बड़ा इशू तो वो था जो आम जनता के लिए तकलीफदायक है और वकील के लिए भी, कि कोर्ट कहीं है, घर कहीं है, जी आने जाने में कई बार कोर्ट में इस वजह से सजा भी हो जाती है, भाई तू पेश नहीं हुआ, लेट हो गया, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा इशू आपने उठाया। दूसरा, ये वकीलों के लिए जो ग्राउंड लेवल की आपकी सोच है, ये बहुत बढ़िया है। और इस परिसर के अंदर, द्वारका कोर्ट के अंदर और कौन कौन से मेजर इशू हैं जो दिक्कत दे रहे हैं, जो दूर होने चाहिए, उसके लिए आप काम करेंगे? इस कोर्ट परिसर के अंदर एक आज के दिन जैसे ही आप आए होंगे, आपने देखा होगा पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास। पार्किंग की, एडवोकेट्स की जो पार्किंग है उसकी भी समस्या है, क्लाइंट्स की पार्किंग है उसकी भी समस्या है। क्योंकि जब ये कोर्ट बनाई गई तो सिर्फ पार्किंग वकीलों के लिए ही बनाई गई है। आप तीजारी कोर्ट जाएंगे, पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे पार्किंग की एक व्यवस्था है, उनके पास स्थान है, जगह है, प्लॉट्स बड़े बड़े हैं जिसमें वो पार्किंग क्लाइंट्स भी करते हैं, वो उसके लिए पे करते हैं क्लाइंट्स। और यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। आप देखेंगे मेट्रो के नीचे पार्किंग करवा रहे हैं, वो हमें पार्किंग चाहिए, क्लाइंट्स के लिए चाहिए। वकीलों के लिए हमारे पास स्थान है, बट क्या होता है उसके अंदर कोर्ट स्टाफ भी पार्किंग करता है, उसके अलावा पुलिस वाले भी पार्किंग करते हैं, उसके अलावा कोई ना कोई स्टिकर का फोर्ज करके या किसी तरीके से व्यवस्था करके बाहर वाले भी स्टिकर ले लेते हैं, जो कि गाड़ियां इतनी भरमार हो जाती है। नए फ्रेशर्स भी हो गए हैं ज़्यादा, उसके साथ साथ जो इंटर्न्स आते हैं वो भी गाड़ी अंदर ही ले आते हैं। उसकी वजह से एक जाम की स्थिति अंदर बिल्कुल हो गई है, जिसकी वजह से आप अगर आएँ, अगर आप 9:30 तक आ जाएँगे तो आपको जगह मिल जाएगी, अगर आप 10 बजे पहुँच रहे हैं तो आप 11 बजे तक घूमते रहेंगे, आपको पार्किंग ही नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से कोर्ट में भी नहीं पहुँच पाते वकील। इसकी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, एक तो क्लाइंट्स की पार्किंग के लिए अलग से प्लॉट मिले कि हमारे क्लाइंट्स वहाँ पार्क कर सकें, स्टाफ पार्क कर सके, पुलिस वाले पार्क कर सकें। वकीलों की पार्किंग हमारे लिए, हमारे पास जो है वो है बहुत सारी। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, -1 में पार्किंग है, -2 में पार्किंग है। अगर यहाँ के सिर्फ वकील ही पार्किंग करें तो हमारे पास वकीलों की पार्किंग के लिए जगह पर्याप्त है, बट वो व्यवस्था की कमी है जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। मेरी इच्छा है, इस पे मेरा है एक प्लान। मैं चाहता हूँ कि जैसे और आपने प्राइवेट सोसाइटीज़ में देखा होगा बूम बैरियर हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी एक बूम बैरियर की हम व्यवस्था करें कि, और वो बूम बैरियर खुले तो सिर्फ बार एसोसिएशन के आई कार्ड से खुले, उसमें एक चिप हो, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। मेट्रो का आप देखो एक कार्ड मिल जाता है और उसमें सारा डाटा होता है। ऐसे ही हमारे बार का भी एक ऐसा कार्ड बने, ईजी है, पैसा भी कम लगता है, बूम बैरियर पे लगाओगे कार्ड, बूम बैरियर खुल जाएगा, गाड़ी अंदर आ जाएगी, सिर्फ वकील की गाड़ी अंदर आ पाएगी। और जो चीज़ें हैं, स्टाफ भी उनके लिए अलग से प्लॉट हो जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट वाले करना चाहते हैं उनके लिए भी। उस तरीके से सिर्फ वकीलों की गाड़ी अंदर आएंगी और किसी की नहीं आएगी। पार्किंग की व्यवस्था अगर हम दुरुस्त कर दें तो पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी। स्पेस कम भी हो तब भी मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है, अंडरग्राउंड बन सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो आपने इशू उठाए हैं। सरकार की नज़र में है ये सारी चीज़ें, ये अभी मैंने जो कुछ समस्याएं डिस्कस की हैं, उनके साथ साथ मैंने जब मेरे कार्यकाल में एज अ एडिशनल सेक्रेटरी मैंने स्वयं अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था यहाँ पे दिसंबर 2014 में, और एक वकीलों की समस्याओं पर चर्चा मैंने की थी, जिसके अंदर पूरी दिल्ली के वकील थे, हर कोर्ट से वकील आए थे। और उस समस्याओं के दौरान जब चर्चा चल रही थी, उसके दौरान हमारी 13 समस्याएं निकल के आई थी, जिसके अंदर सिक्योरिटी भी रीज़न थी, ज्यूरिसडिक्शन का भी बात थी, चैम्बर्स बिल्डिंग की भी बात थी, फ्रेशर्स के स्टाइपेंड्स की बात थी, पार्किंग की समस्या की भी थी, नए प्लॉट देने की बात भी थी। उसके साथ साथ हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी की भी हमने समस्या बताई थी, और मेडिकल पॉलिसी की बात थी, फ्री वाईफाई वाली बात थी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो वो डोमेस्टिक करने की बात थी। 13 समस्याएं हमने उनके सामने रखी थी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूरा डिस्कशन उस सभा में हुआ था। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था हमें दिसंबर 2014 में कि अगर फरवरी 2015 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये 13 की 13 डिमांड्स वकीलों की जायज़ हैं
और जैसे ही मेरी सरकार बनेगी इनमें से 7 तो ऐसे हैं जो मैं 2 दिन के अंदर-अंदर कर दूँगा, और जो बाकी बची हुई समस्याएँ हैं वो मैं 6 महीने के अंदर-अंदर पूरी कर दूँगा। इनमें से सिर्फ बिजली बिल में कहीं क एक डोमेस्टिक करने का एक ऑर्डर ज़रूर आ गया है, बट अभी भी हमारी द्वारका कोर्ट में भी वकीलों के चैम्बर्स के बिल कइयों के जो मेरे सामने समस्या लेके आते हैं, वो डोमेस्टिक नहीं हैं, वो अभी भी कमर्शियल चल रहे हैं। जो इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी की बात है, उसके अंदर 5 लाख की एक लिमिट रख दी गई है। उसके अंदर भी 25% वकीलों को खुद देना पड़ रहा है। ये समस्या जब समाधान होगा जब ये पूरी हो। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और किसी सरकार ने तो ये सोचा भी नहीं था, ना किया था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डोमेस्टिक करेगी कोई सरकार, ना किसी ने मेडिकल पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचा था। अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा तो सही, और ये कहीं तालमेल में कमी रही होगी। हमारी बार एसोसिएशंस, हमारी जो पदाधिकारी रहे हैं या दिल्ली सरकार के जो अधिकारी रहे हैं, उनके कहीं तालमेल में कमी रही होगी। अदरवाइज़ अरविंद केजरीवाल जी से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये सारी समस्याओं का समाधान, जो उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनते ही 13 में से 7 2 दिन में और बची हुई 6 महीने के अंदर पूरे कर देंगे। वो समस्याएँ मैं चाहूँगा कि मैं जैसे ही सेक्रेटरी बनूँगा द्वारका कोर्ट का, मैं आने वाले 6 महीने के अंदर-अंदर मैं इन समस्याओं का, सारियों का समाधान कराऊँ। इसमें दिल्ली सरकार के पास भी जाएँगे, भारत सरकार के पास भी जाएँगे। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भारत सरकार ही पास कर सकती है। दिल्ली सरकार की जुरिसडिक्शन से बाहर की बात है वो, उनसे हम कोशिश करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लाएँ, क्योंकि जो वकील आप मुवक्किलों के लिए, जो अपने क्लाइंटों के लिए जो अपोजिट पार्टी से दुश्मनी लेते हैं, उनकी निजी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टियां उन पे झूठे मुकदमे बनवाती हैं, उनके साथ उन पे हमले करवाती हैं, झगड़े होते हैं। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट उस चीज़ के लिए है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम तो एक लड़ाई लड़ते हैं आपसे थोड़ी सी फीस लेकर के, हमारा तो प्रोटेक्शन किया जाए। ये जो आप बात कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि सारे वकील अमीर नहीं होते, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है कि वकील आता है मर्सिडीज से उतरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे वकील एक ज़ीरो से शुरू करते हैं, और फिर वो अपनी किस्मत भी होती है, कुछ उनकी मेहनत होती है, तभी आगे बढ़ पाते हैं। तो आप प्लीज़ उनकी स्थिति भी समझें, उनको भी हमें एक अपग्रेड करना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ उसके दाल रोटी का इंतज़ाम तो करें। मैं उस पे ज़रूर काम करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि समाज के हित में वकील काम करते हैं, मैं भी समाज के हित में ही काम करना चाहता हूँ। हाँ, मैं वकील पेशे से हूँ, तो वकीलों की तरफ मेरी थोड़ी-सी अटैचमेंट ज़्यादा होती है। उनकी जो दुःख होता है वो भी मेरे को दिखता है, जो उनकी समस्याएँ हैं वो भी दिखती हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं हर वकील भाई की समस्या का समाधान करूँ, और उसके लिए मैं सरकारों के पास भी जाऊँगा, उनके लिए प्यार से, नाराज़गी से, गुस्से से, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं रेडी हूँ। और सबको पता है, जो मेरे संपर्क के हैं या जो मेरे टच में रहे हैं पिछले 2013 से 15 तक भी उन्होंने मेरे को देखा है। मैं स्टैंड लेने वाला बंदा हूँ, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। चाहे सरकारों से लड़ना पड़े या प्रशासन से लड़ना पड़े, किसी प्रकार के भी, मैं वकील भाइयों के हित में हमेशा खड़ा रहा हूँ और रहूँगा। और जितना स्टैंड लेके मैंने सरकारों से 2013 से 15 तक का मैंने उनको दिखाया है करके, जो स्टैंड मैंने लिया है, साथ जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी भी प्रशासन या सरकार में हिम्मत नहीं है कि वकीलों की डिमांड को नकार सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बहुत बधाई। आप सेक्रेटरी बने, और जितने हार्ट टचिंग इशू आपने उठाए हैं दिल की गहराई से, उसको हम सल्यूट करते हैं। जैसा कि आपने देखा जतेंद्र सोलंकी जी, क्या उनकी सोच है ग्राउंड लेवल पे, जो वकील जिसके पास अगर केस नहीं है या काम नहीं है, उस तक की सोच है भाई उसको कुछ ना कुछ मिले, ताकि उसको हौसला रहे कि चल मेरी जेब में कुछ तो है, मैं अपना घर तो चला लूँगा। तो ऐसी सोच वाले एडवोकेट को, ऐसी समझ रखने वाले एडवोकेट को इसमें बार एसोसिएशन में होना ज़रूरी है। तो मैं यही परमात्मा से विनती करता हूँ कि ये सेक्रेटरी बने और दोबारा हम इनका इंटरव्यू लेने आएँ। इसी के साथ कैमरामैन सुनील के साथ हकीकत आप तक।